नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर आंचल सिंह फ्रॉम भौतिकी प्लस। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है खास, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इंग्लिश के लिए बहुत कम समय बचा है, तो विद इन 7 डेज कैसे हम इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम अपने छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज, टिप्स और ट्रिक्स की हेल्प से हम इंग्लिश के सिलेबस को कवर करें और कवर करने के साथ साथ कोई एक नंबर भी जाने नहीं देना है हमें, राइट। तो चलिए जानते हैं कि सबसे डरावनी चीज क्या होती है इंग्लिश में। फियर फैक्टर तो सभी को पता है, इंग्लिश का फियर तो हर किसी को होता है कि भाई क्वेश्चन में आने क्या वाला है, कुछ भी पता नहीं है। लैंग्वेज क्या आने वाली है, लैंग्वेज मतलब ग्रामर में क्या आने वाला है, लिटरेचर में क्वेश्चन कौन सी लाइन से पूछ लिया जाएगा। साथ ही हमारा जो राइटिंग सेक्शन है, ऐसा क्या लिख दे राइटिंग सेक्शन में कि टीचर इंप्रेस हो जाए और फुल के फुल मार्क्स हमें दे दे, राइट। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले लिटरेचर में क्या करना है। जैसा कि हमें पता है बहुत सारी स्टोरीज हैं, स्टोरीज को पढ़ना है, समरी को समझना है और समरी को समझ के अपने आंसर फ्रेम करने हैं। कैसे करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही पोम्स जो है आपका फायर एंड आइस, गस्ट ऑफ स्नो हो गया, अमांडा, बहुत इजी पोएम है, राइट। जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा ये तो रोजमर्रे वाली बात है, ये तो हमारे घरों में भी होता है। तो अमांडा लेकिन बोलना क्या चाह रही है, एक्चुअली उसकी फीलिंग्स क्या है, ये हम कैसे समझेंगे। हम समझेंगे थीम्स की हेल्प से, हम समझेंगे कि हमारे पोएट बोलना क्या चाह रहे हैं पोएम्स में। सो ये सारी की सारी चीजें हम एक साथ केटर करेंगे और समझेंगे कि कैसे 7 डेज के अंदर इसको हम प्लान कर ले इस तरीके से सारे के सारे मार्क्स हमें फेच हो जाएं इस एक पेपर में। तो चलिए जानते हैं कि इंग्लिश को कवर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, राइट। जैसा कि आपको पता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा लैंग्वेज और लिटरेचर एक ही पेपर में होने वाला है, तो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में 7 डे स्टडी प्लान। इसको अगर डेडिकेशन के साथ आपने कर लिया तो आपको 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपका समय, आपकी डेडिकेशन, ये 7 डे मिलना चाहिए, राइट। इंग्लिश को ये 7 डे अगर आपने अपना डेडिकेशन दे दिया तो आप आराम से कवर कर लेंगे सारे सिलेबस को, राइट। इवन अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। बात करते हैं सेक्शन की। क्या क्या सेक्शन है भाई हमारे। सेक्शन ए रीडिंग विच कंप्राइजेज ऑफ 20 marks. Section B grammar and writing which is again of 20 marks. Section C which is literature. Literature is of 40 marks. तो आप देख रहे हो लिटरेचर का वेटेज कितना ज्यादा है। तो अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से कवर कर लेते हो विद इन 7 डेज, सो 80 मार्क्स आप आराम से ले आओगे, राइट। 80 से कुछ कम भी आए तो चलेगा, बट एटलीस्ट हाई एंड पे आपको मार्क्स लेके आने, फेच करने हैं। तो हम आज के सेशन में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रैटेजाइज करें इन तीनों सेक्शंस को, तो हम स्कोर कर पाए बेटर मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर की। लिटरेचर में क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई। लिटरेचर में आती हैं स्टोरीज, पोम्स पूछे जाते हैं। तो इन पोम्स और स्टोरीज में क्या डिफरेंट है, कैसे पढ़ें हम पोम्स को और स्टोरीज को। तो जब हम बात करते हैं स्टोरीज की, तो स्टोरीज में क्या करना है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना। आपके पास बहुत सारा कंटेंट है ऑनलाइन। तो आपको स्टोरी पढ़नी बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इनकी समरी पढ़ लेनी है। What you have to is just go through the summary, just watch the summary, listen to the summary और just read the summary। अगर आप रीड करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एंड आई एम श्योर कि आपके पास रिटन में भी होगा समरी, आपने कभी ना कभी 1 चैप्टर की, 2 चैप्टर की, 3 चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है आपके 10th के लिटरेचर की बुक में वो आपने कवर किए होंगे। तो आपको क्या करना है, समरी पढ़ लेना है। समरी पढ़ने के बाद क्या करना है, समरी पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स को फ्रेम करना है। नाउ किस तरह के क्वेश्चन और आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन और आंसर्स आते हैं 2 तरीके के। एक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस which will always be of, which should actually always be of 4 lines, not more than 4 to 5 lines, ठीक है। फिर आते हैं लॉन्ग वाले कितने लाइंस के होने चाहिए, 7 to 8 लाइंस, not more than that. नाउ आपके क्वेश्चन आंसर्स का जैसे हम किसी वेडिंग में जाते हैं, है ना, किसी की वेडिंग में जाते हैं, सो हम बहुत ज्यादा ईगर होते हैं किस चीज को लेके, व्हाट इज गोइंग टू बी द फूड, हाउ इज गोइंग टू बी द डेकोरेशन, हम कहाँ पे कौन से सेल्फी पॉइंट्स पे सेल्फीज ले लें और हम कहाँ पे अच्छी पिक्चर्स ले लें, एंड हु इज गोइंग टू बी द ग्रूम एंड द ब्राइड, राइट। ये हमारा मोटो होता है, अट्रैक्शन होता है किसी भी पार्टी, किसी भी वेडिंग में जाने का।
ना आपके क्वेश्चन आंसर्स का अट्रैक्शन क्या होगा, आपको इस तरह से सोचना है, व्हाट विल अट्रैक्ट मार्क्स टू योर आंसर्स? टू थिंग्स, योर फ्रेजेस, योर कीवर्ड्स। आपको बहुत ध्यान से फ्रेजेस को और कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स यानी कि जो वोकैब्स दिए हुए हैं आपके क्वेश्चंस में, आपके चैप्टर्स में, उन वोकैब्स को, उन फ्रेजेस को आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि किस तरह के फ्रेजेस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ अ लेटर टू गॉड, राइट, अ लेटर टू गॉड में अगर मैं बात करूँ अ लेटर टू गॉड की, सो अ लेटर टू गॉड में there is a word that Lencho is ox of a man. Now Lencho is ox of a man means what? Where should I use this? कहाँ यूज करें हम इस फ्रेज को? तो ये फ्रेज बहुत बेहतरीन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इस फ्रेज की मीनिंग क्या है? इस फ्रेज की मीनिंग है हार्ड वर्किंग। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हार्ड वर्किंग लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे? ऑक्स ऑफ अ मैन, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि लेंचो को क्या थी, भाई लेंचो को फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ठीक है, लेंचो को क्या थी? फाइनेंशियल क्राइसिस थी। दिस इज अ गुड टर्म टू यूज। आप मनी प्रॉब्लम, उसको पैसे की प्रॉब्लम थी, ऐसा सोच के हम मनी प्रॉब्लम यूजुअली पिक करते हैं वर्ड, है ना। हम मनी प्रॉब्लम लिख देते हैं कि लेंचो हैड अ मनी प्रॉब्लम। नो, लेंचो डिडंट हैड अ मनी प्रॉब्लम, लेंचो वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इन पे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके आंसर में फुल मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे। अब मान लीजिए अगर मैं बात करूं मैडम राइड्स इन द बस वाले चैप्टर की, अगर मैडम राइड्स इन द बस में अगर मैं बोलूं कि बस कंडक्टर जो था वो बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही प्लेजेंट था, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैं क्या लिखूंगी? ही वॉज एमिएबल। ये आपके बुक में ही आपको मिल जाएगा, राइट। जब आप समरी पढ़ रहे होंगे, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, अगर आपने रीड किया होगा तो आप देखेंगे कि ये सारे वोकैबुलरीज आपकी वहां पे दी हुई हैं, कुछ इस तरह के फ्रेजेस दिए हुए हैं। सो प्लीज यूज दोज फ्रेजेस फॉर योर आंसर्स, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो क्या कर सकें, आप फुल मार्क्स वहां पे फेच कर सकें। तो ये थी लिटरेचर की बात कि लिटरेचर में स्टोरीज और पोएम्स में आप कैसे फेच कर सकते हैं बाय रीडिंग दिस। नाउ ये तो थी स्टोरीज की बात। पोएम्स आप कैसे करेंगे? यू विल रीड द थीम ऑफ द पोएम, कि हर पोएम की थीम क्या है। सो पोएम की थीम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना, क्योंकि अगर आप किसी पोएम की थीम नहीं समझ पाएंगे, जो पोएट है वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैक करेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा जो भी फ्रेजेस आपको दिए होंगे, उनके क्वेश्चंस जो आपको दिए होंगे। यू जस्ट हैव टू रीड द थीम्स ऑफ द पोएम्स, राइट। प्लस आप कुछ कैरेक्टर स्केच भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपका लिटरेचर तो एटलीस्ट कवर हो जाएगा विद इन 7 days। एंड यू हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग कि आप हर दिन कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको ये ट्रिक हेल्प कर जाएगी। आपको पूरी की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी के पूरे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना है बाय रीडिंग द समरीज एंड द थीम्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक। सबसे ज्यादा इग्नोर हम किसे करते हैं? ग्रामर को करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ग्रामर समझ नहीं आता, जितनी जरूरत है उतना तो बोलना आता ही है यार, जितनी जरूरत है उतना हम लिख भी लेते हैं। तो ग्रामर तो एग्जाम के समय पढ़ेंगे, ऐसी जनरल हमारी टेंडेंसी होती है। बट इज इट गोइंग टू हेल्प यू? इज इट गोइंग टू फेच यू मार्क्स? ऑफ कोर्स नॉट। बट व्हाट टू डू, क्या करें अगर हमारे पास ग्रामर के लिए समय नहीं है और हमारा एग्जाम सामने आ गया है? तो आप लगातार ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अब मत पढ़ें। डू नॉट रीड द कॉन्सेप्ट्स नाउ। आप कुछ चैप्टर्स पिक कर लीजिए, जैसे टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स। तो ये क्या है? डिटरमाइनर्स, मॉडल्स काफी इजी टॉपिक है, आप आराम से एक दिन में इनके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और आप उन पे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टेंसेस की, टेंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेंसेस को थोड़ा सा देखो टेंसेस तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो बचपन से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट में कहा गया, ये प्रेजेंट में कहा गया, ये फ्यूचर में कहा गया। इतनी समझ तो आई एम श्योर आपको होगी अगर आप इंग्लिश के पेपर को देने जा रहे हैं, राइट। आप अगर 10th बोर्ड में हैं तो आप इतना तो समझदार हैं कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। लेकिन अब आपको क्या करना है, थोड़ी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है कि कहाँ पे किस स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है, कहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है, कहाँ पे हमें टेंस का
प्रेजेंट टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। अब कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, solve as many questions as you can, right? I'm sure आपके पास क्वेश्चन बैंक भी होगा, तो 5 years previous 5 years, right? previous 5 years के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर डालिए, आपके ये ग्रामर वाले टॉपिक तो आराम से हो जाने वाले हैं, और ग्रामर का वेटेज भी कम है, तो आप आराम से इसको आंसर कर लेंगे। लाइक आप मान के चलो कि अगर मैं बात करूं मार्क्स की, जो ग्रामर एंड राइटिंग मिला के इट इज 20 मार्क्स, विच मीन्स कि ग्रामर में आपको सिर्फ 10 मार्क्स फेच करने हैं, राइट? तो ग्रामर के लिए तो आपकी इतनी मेहनत विल बी मोर देन इनफ, आई थिंक। इतना आराम से अगर आप कर लो ग्रामर में, सो आप आराम से अपने ग्रामर को ले जाओगे। कुछ क्वेश्चंस और कर लो एक्टिव पैसिव के, स्पीच के क्वेश्चंस कुछ कर लो, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चंस आपके पिछले 5 साल में पूछे गए या 5 साल में आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, इसमें कवर कर लेने हैं, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ ही नहीं आता मैम, क्या समझ में नहीं आता इसमें? इतना इजी है ये। सब्जेक्ट कौन है? मैं और तुम सब्जेक्ट हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये हमारा वर्ब है। अब हम दोनों एक दूसरे से कैसे अग्री करेंगे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये है अग्रीमेंट। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करोगे। कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस हमें बस देखने हैं, बट फिर भी अभी कॉन्सेप्ट देखने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाइए एंड यू आर गुड टू गो। आप आराम से 10 मार्क्स यहाँ से फेच कर लेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में क्या पूछा जाएगा भाई? राइटिंग में पूछा जाएगा लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, है ना? लेटर राइटिंग पूछी जाएगी, नोट राइटिंग, ऐसे राइटिंग। सो ये भी हम बचपन से, लाइक शुरू से, आई थिंक जब से आप 8th स्टैंडर्ड में हो गए, आई एम श्योर ये सारे लगभग सारे टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए होंगे। लेटर के लिए एक छोटा सा स्ट्रैटेजी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एडिटोरियल, राइट अ लेटर टू एन एडिटर, या फिर राइट अ लेटर टू सम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, इनको दिया है, आप सिर्फ छोटा सा लिखो। और न्यूज़पेपर, जनरली न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रीडिंग, जिसको मिले हैं कितने? 20 मार्क्स। भाई रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। रीड करते हैं पैराग्राफ 1, दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। अब जब हम पैराग्राफ 1 पढ़ के 2 में जा रहे हैं और 2 पढ़ के 3 में जा रहे हैं, तो ये जो पैरा 1 में पढ़ा भूल गए, कंप्लीटली वैनिश्ड। क्या पढ़ा? पैराग्राफ 2 में जो पढ़ा, 3 पढ़ने के बाद 2 भी भूल गए, क्या पढ़ा? अब जब पढ़े क्वेश्चंस, गए क्वेश्चंस पे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम वापस से स्कैनिंग चालू हो गई हमारी। अब हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली स्कैन कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस के कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल जाए जो मैच कर जाए और हमें अपना आंसर मिल जाए। यू कैन नॉट आंसर लाइक दैट व्हेन यू आर रीडिंग। नो वन कैन एक्चुअली टीच यू रीडिंग। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑन योर ओन सेल्फ। आप खुद बताओ, आपके दिमाग में घुस के आप कितना रीड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये कौन टीचर बता पाएगा, या ये कौन समझा पाएगा? आपके मम्मी पापा भी नहीं समझा पाएंगे, कोई नहीं समझा पाएगा, राइट? ये आपको खुद करना है। सो दिस इज अ सेल्फ प्रैक्टिस विच यू हैव टू डू, सेल्फ एनालिसिस विच यू हैव टू डू। आप हर दिन एटलीस्ट दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 RCs, आप 2 RC रोज सॉल्व करें एंड ट्राई टू एनालाइज कितने क्वेश्चंस आपने उसमें सही किए, कितने क्वेश्चंस आपने उसमें सही नहीं किए हैं। और हर दिन, आई थिंक इवन 7 डेज में अगर आप 10 RCs भी कर लेते हो, लाइक 7 into 2 तो 14 हो जाएगा, बट अगर आप 10 RC भी कर लेते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्टी लेवल है आपके लिए कि आप पढ़ रहे हो, बट आपको क्या करना है? रिटेंशन पे काम करना है। व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, यू हैव टू रिटेन। If you are able to retain, you will be able to answer the questions which are given over there. ठीक है? तो रिटेंशन पे काम करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आरसी जब आप पढ़ रहे हो तो आप समझ के पढ़ो, आप जस्ट रीड करने के लिए मत रीड करो। अभी तक रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं? हम रीड करते हैं, बस जोर जोर से रीड कर रहे होते हैं, राइट? टीचर ने क्लास में बोला कि भाई रीड करके दिखाओ, तो हम अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स दिखाते हैं। नो, टीचर इज ट्राइंग टू make sure that you are engaged while reading.
योर माइंड इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एट होम। आपकी रीडिंग भी अगर अच्छी कर लेते हैं आप विद इन 7 डेज, 2 आरसी एक भी कर लोगे तो हो जाएगा। अगर 2 आरसी भी कर लेते हो तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कुछ कहना ही नहीं कि कोई मार्क्स आपको कहीं पे भी कट हो पाएगा। बट अगर आप कर लेते हैं और सही से आप आंसर करते हैं तो आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो आपके आंसर बहुत ही लिमिटेड 3 to 4 लाइनर आंसर्स होने चाहिए। 3 to 4 लाइनर्स आपके आंसर होंगे तो क्या होगा कि आप आराम से आंसर भी कर लेंगे, मार्क्स भी मिल जाएंगे। कुछ चीजों पे और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि और क्या करने की जरूरत है। डेफिनेटली थोड़े से अच्छे से मार्जिन्स ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, सेक्शन 1 A, B, C, इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन ड्रॉ करके भी आप आंसर लिखेंगे ताकि नीट एंड क्लीन, टाइडी लगे, है ना। यू हैव टू कीप योर आंसर टाइडी। ये आप घर पे भी प्रैक्टिस करें और जब आप एग्जाम देने जाए वहां पे तो आपको करना ही है। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो रेगुलरली आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा होगा दैट कीप इट टाइडी, राइट दिस वे, राइट दैट वे, सेक्शन ऐसे करो, ऐसे लिखो। तो आपका ब्रेन भी आपको उसी तरह से सिग्नल देता रहेगा कि जस्ट डू इट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। और जब आपके पास लास्ट 10 मिनट्स या 5 मिनट्स बचे हों, आप पूरे के पूरे आंसर को अपने रिवाइज करें, इवन घर पे भी रिवाइज करें और किसी से डेफिनेटली एनालाइज करवाएं या फिर मार्किंग करवाएं। आपको अपनी वीकनेसेस वहां पे पता चल जाएंगी और पहले दिन अगर आपने ये कर लिया तो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे तक तो आप प्रो हो जाएंगे, राइट। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही हम आपको नोट्स भी बहुत जल्दी शेयर करेंगे जिससे आपकी चीट शीट्स बन सके, कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज बन सके, आप कुछ और प्रिपेयर कर सके अपने लिए। तो वो भी आप देखिएगा ज़रूर से, उसको भी फॉलो करिएगा और इस वीडियो को साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ताकि वो भी, उनकी भी प्रिपरेशन into 10x हो सके, राइट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स in the upcoming month, ठीक है। And I hope you will do great. Thank you very much for joining. See you. Bye bye.